तो अब हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों को ये जो चैप्टर इसका डिटेल्स आपको मालूम होना चाहिए। मैंने लेक्चर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बनाया था, तो आई होप डिटेल्स आपको पता है, इस चैप्टर के डिटेल पता है, तो ये चैप्टर के न्यूमेरिकल को आप रिलेट कर पाओगे। अगर इस चैप्टर का डिटेलिंग नहीं पता है, यानी वो चैप्टर आप भूल गए हो, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से पहले मैं फार्मूला रिवीजन कराऊंगा। तो फार्मूला रिवीजन यानी जब फार्मूले का मेरा लेक्चर हो जाएगा, आपको वीडियो या लेक्चर पॉज करके पहले फार्मूलेस को याद करना होगा। फार्मूले जब पूरे याद हो जाए, उसके बाद ही न्यूमेरिकल आप कंटिन्यू करोगे, वरना नहीं करोगे। मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में बोलना नहीं सर बताया नहीं आपने। ओके, तो देखो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दिया है, एक्सिस से दिया हुआ x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था कि x इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू क्या है। तो जब हॉरिजॉन्टल में एस एच एम हो रहा है तो x की इक्वेशन लेते हैं, जब वर्टिकल में इक्वेशन हो रहा है तो y इज इक्वल टू लेते हैं। तो x में अगर कॉस आ रहा है तो y में हम साइन से लेंगे, तो इक्वेशन बदल जाएगी। जब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन x और y के अकॉर्डिंग बदल जाएगी तो v एक्सेलरेशन सारी इक्वेशन बदल जाएंगी, ये याद रखना। तो फिलहाल तुम्हें x से दिया हुआ है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसमें से जो फाइव है इनिशियल फेज है कि कहाँ से स्टार्ट मोशन कर रहा है, ये फाइव क्या इनिशियल फेज है। ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी पता ही है आपको, कॉस और साइन कब क्यों आता है ये आपको मैंने डिटेल में बताया है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये मैंने वन डायमेंशन में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वाली को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी, वेलोसिटी वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है, अगर ये वाली इक्वेशन दी है x से दी गई है तो जब तुम डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी का तो पता ही है तुम्हें, ये तो कांस्टेंट है, कॉस का क्या होगा बोलो, कॉस का माइनस साइन होगा। लेकिन कॉस समथिंग ओमेगा टी था, टी के रिस्पेक्ट में करते हैं हम लोग, टी के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है ना। अब ये डिफरेंशिएशन बेसिक मालूम होना चाहिए, ए को हटा दो, कॉस ओमेगा टी का ओमेगा, सोचो अगर कॉस 2x होता तो क्या होता, कॉस 2x होता क्या करते हैं हम लोग, 2 कॉस वापस 2x करते हैं, सेम चीज़। क्या, एक हटा दो, कॉस ओमेगा टी का ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो डिफरेंशिएशन प्लस तो अलग अलग सेपरेट होता ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर अगर इसको भी मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, ये तो मालूम है ना आप लोगों को, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एम फॉर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम यहाँ से जा रहा है, देखो एक्स में डिस्प्लेस हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ तक टच हुआ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम वाला, वो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग इधर इस तरह से चम कर रहा है, इस तरह से चम कर रहा है, तो मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम वो एम्पलीट्यूड होगा, ए फॉर एम्पलीट्यूड। ओके, तो और ये स्मॉल है, एक्सीलरेशन है। तो वेलोसिटी वाले को डिफरेंशिएट करो तो माइनस ए तो अलग ही रख दो क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब ओमेगा साइन ए माइनस ए ओमेगा अलग रख दो, माइनस ए ओमेगा, तो ये दोनों ही कांस्टेंट है। तो साइन ओमेगा टी क्या होगा, ओमेगा कॉस, है ना, ओमेगा कॉस टी हो जाएगा, कॉस ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा जैसे नहीं कॉस 2x का क्या होगा, 2 cos 2x होता है, वैसे साइन ओमेगा टी का समझो क्या होगा, ओमेगा साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो वही क्या है, देखो ओमेगा, एक ओमेगा वापस बाहर आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव तो अलग चल ही रहा है। तो कुल मिला के इसको डिफरेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट वाले को तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, अब जो भी तुम्हें इक्वेशन दिया, अब इसको रट्टा भी मार के रखना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये इक्वेशन पे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से इक्वेशन तुम्हें दी गई है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें उसको डिफरेंशिएट करना होता है, वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी होती है, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए मास डाल दो, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन चाहो तो ये भी डाल सकते हो, एक्सेलरेशन की ये वाली इक्वेशन। ठीक है ना, बस इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये आ गया है। अब इसकी जगह ये क्या जाना पहचाना लग रहा है, देखो मैंने इसको ओपन किया, माइनस बाहर लिया, एम ओमेगा स्क्वायर, ए इधर था, ठीक है ना, तो ओमेगा ए इधर भेज, ऐसे कर दिया हमने ना, जस्ट अरे भाई आज आगे पीछे किया है, लेफ्ट राइट इक्वल टू से जम नहीं मारा है, इधर ऐसे किया है, ए इधर रख दिया बस। तो इसको एक सीक्वेंस में ले ले, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो क्या ये जाना पहचाना से लग रहा है, हाँ सर ये जाना पहचाना से लग रहा है, ये तो मुझे एक्स दिख रहा है,
तो बस इसकी जगह x रख देंगे। तो कुल मिला के फोर्स की ये एक इक्वेशन और आ जाएगी, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है ना। तो एक और इक्वेशन हमें मिल गई फोर्स की। इसके अलावा फोर्स स्प्रिंग की बात करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स, जिसमें k इज इक्वल टू होता है एम ओमेगा स्क्वायर। कैसे है देखो, अगर ये दोनों को तुम रिलेट करो, ये दोनों को देखो, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो माइनस ये माइनस हटा दो। अब k की पोजीशन में कौन है, x छुपा दो। k की पोजीशन में एम ओमेगा स्क्वायर है कि नहीं है, हाँ सर k की पोजीशन में तो एम ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ना। तो बस k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। कुल मिला के तुम फॉर्मूले याद रखने, तुम डेरिवेशन तुम्हें आने रही इसमें, ठीक है ना। तो k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा को यहाँ से अगर देखो एक फॉर्मूला तुम्हें याद है ना, दूसरे तो कई फॉर्म बना ही सकते हो भाई। यहाँ पे मास इज इक्वल टू क्या आएगा, k, ठीक है। तो एक फॉर्म याद है तो यार मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के अपॉन ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम नीचे जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो कुल मिला के ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के एम। तो एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होता है ना, ये इससे ज़्यादा ये यूज़ होता है, बट मैंने रिलेशन बता दिया। तो कुल मिला के इसको तुम्हें बहुत ज़्यादा रटना है, बहुत ज़्यादा रटना है, इस फॉर्म को रटो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग का, ये भी बहुत यूज़ होता है, ये बहुत यूज़ होता है, बार बार यूज़ आएगा इसका। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, ओके। चलो इसके अलावा देखो वेलोसिटी है अगर हमें निकालनी है तो प्लस या माइनस ओमेगा, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। अंडर रूट ए का स्क्वायर, ए मतलब एम्पलीट्यूड, माइनस एक्स का स्क्वायर, इस तरह वेलोसिटी डिपेंड करता है कौन सी, क्योंकि वेलोसिटी बहुत सारी काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्मूलेस हैं। तो एक ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U हाफ के एक्स स्क्वायर है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो याद रखना क्या, फोर्स के लिए माइनस के एक्स है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ओके, तो x को ओपन किया जा सकता है क्या, हाँ, क्योंकि x इज इक्वल टू एक इक्वेशन है हमारे पास। तो x की जगह x का पूरे का स्क्वायर मार देना, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस के आगे जो थीटा है ना, ये समझे थीटा के रोल में है ना ये, तो यहाँ पे स्क्वायर में मार देना। जैसे कि साइन समझो 30 डिग्री का स्क्वायर, इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही साइन स्क्वायर 30 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, तो इसीलिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इनिशियल फेज। इसके अलावा देखो अगर तुम्हें मैक्स पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से भी निकाली जा सकती है। डिपेंड, मैंने क्या कहा, डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन क्या दी है। देखो अगर मैक्सिमम निकालनी है, मैक्सिमम तो आपको ओमेगा टी प्लस फाइव इनिशियल फेज लेने कोई लॉजिक ही नहीं है। आप डायरेक्ट उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मार दो, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है उस सिस्टम की। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, देखो ये चीज़ ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है ना। मैक्सिमम है मतलब जैसे पेंडुलम है ये, इस पेंडुलम जब ये एम्पलीट्यूड में आ जाएगा, मतलब उसका जो एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम हो जाएगा, तो यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें v की जगह हम ये v वाली इक्वेशन भी रख सकते हैं। v का स्क्वायर मतलब ये पूरी इक्वेशन का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, देखो ठीक है ना। ये देखो, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये देखो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। तो एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। जो भी पॉइंट, जो भी टाइम के लिए बोला गया है, 3 सेकेंड बताओ, 4 सेकेंड बताओ, तो यहाँ पे टाइम में वो टाइम रखेंगे और पूरी इक्वेशन मार देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये देखो एम ओमेगा स्क्वायर, क्या ये जाना पहचाना है, हाँ सर ये जाना पहचाना है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर का मतलब के होता है, ये देख लो हाफ एम के। तो हम काइनेटिक एनर्जी का ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो इस चैप्टर में फॉर्मूले का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद इसके देखो टोटल एनर्जी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। देखो टोटल एनर्जी अगर हमें मैक्सिमम हाइट पर चाहिए या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर चाहिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब जैसे ये स्प्रिंग है, एक के मीन पोजीशन है और स्प्रिंग इस तरीके से आगे पीछे जा रही है, तो ये मैक्सिमम हुआ, फिर क्योंकि उसके आगे नहीं गए ना तो मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, पोटेंशियल
मैक्सिमम हो जाएगा। तो कुल मिला के टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता ही क्या है भाई, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वॉट, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पी प्लस के ई। अगर के ई जीरो है तो पी ई तुम्हारी मैक्सिमम होगी। कुल मिला के वही टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पी ई हो जाएगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा। या फिर पी ई जीरो है, समटाइम क्या होता है, पी ई जीरो होता है प्लस के ई। तो पी ई अगर जीरो है तो के ई तुम्हारा क्या होगा, फुल टू फुल होगा। दैट विल बी योर मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी पर। मतलब कि अगर पेंडुलम डाउन आ रहा है तो डाउन जब मीन पोजीशन में क्या होती है, उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है ना। देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, ठीक है। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि आके पेंडुलम रुक गया। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही हो जाएगा। अब मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी है, पेंडुलम की जो वेलोसिटी घूमने की वो मैक्सिमम होती है बीचों बीच में, है ना। देखो ऐसे आया, ये तेज़ी से गया, फिर ऊपर रुक गया, फिर ये तेज़ी से, फिर ऊपर आके रुक गया। तो मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो अगर तुम्हें मैक्सिमम वेलोसिटी पर पूछा जाए कि मैक्सिमम वेलोसिटी में टोटल एनर्जी बताओ, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पर या मैक्सिमम हाइट पर, तो मैक्सिमम वेलोसिटी वाली कंडीशन है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी में पी ई जीरो हो जाएगा, के ई मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम हाइट पर पूछा गया है, मैक्सिमम या एम्पलीट्यूड पर पूछा गया है, जैसे स्प्रिंग का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो पी ई मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी आके रुक जाती है, मतलब वेलोसिटी रुक जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कि मैक्सिमम अगर निकालना है तो किसी पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकालना है मैक्सिमम पर, तो या तो पी ई जीरो रहने वाला है, के ई मैक्सिमम रहने वाला है, या के ई जीरो रहने वाला है, पी ई मैक्सिमम रहने वाला है। तो यही है, देखो टोटल एनर्जी वेलोसिटी मैक्सिमम पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसको आप चाहे वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल एनर्जी देखो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल एनर्जी देखो, बात एक ही होगी। क्योंकि एट ए टाइम टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, हमने आपको बताया था नहीं, एक बॉल एक गिराने वाला मैंने बताया था कि बॉल ऊपर रुकी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी समझो 10 है और के ई जीरो है। जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और वेलोसिटी बढ़ने से के ई बढ़ती जाएगी, लेकिन ओवरऑल टोटल सेम रहने वाला है। बट अब तुम अगर इन शॉर्ट याद रखना तो याद रखना, टोटल एनर्जी अगर पूछे तो आप जो डायरेक्ट फार्मूला मार देना, कब के लिए, या तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो या हाइट मैक्सिमम हो, ये फार्मूला याद रखना कि टोटल एनर्जी निकालना है। पूछा है कि मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड पर बताओ, या मैक्सिमम हाइट पर बताओ, या मैक्सिमम वेलोसिटी पर बताओ, तो आप ये भी फार्मूला मार सकते हो। ये फार्मूला कहाँ से आया, हाफ एम वी स्क्वायर से आया है। ये बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद देखो स्प्रिंग का फॉर्मूला, अगर स्प्रिंग का टाइम पीरियड जैसे मैंने यहाँ पर बताया 2 पाई एम अंडर रूट एम के, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे ये वर्टिकल हो, ठीक है। इसी तरह अगर डबल स्प्रिंग है, सीरीज में है और के निकालना है तो दोनों के को 1/ke 1/ke1 प्लस 1/ke2 से कर देंगे, ठीक है। मतलब जैसे नहीं रजिस्टर में देखा था हमने, लेकिन रजिस्टर में सीरीज़ का ये था, पैरेलल का ये था, इसमें उल्टा कर दो, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा पैरेलल के लिए, डायरेक्ट के1 प्लस 2 स्प्रिंग का के जोड़ दोगे तो ओवरऑल के इक्विवेलेंट आ जाएगा। के मतलब समझ गए ना, स्प्रिंग का कांस्टेंट, ये सब तो पता ही है आपको। और अगर सीरीज़ में दो हमने लगा कर के, सीरीज़ मतलब एक स्प्रिंग, सीरीज़ में समझ गया ना, सीरीज़ में कैसे होता है, सीरीज़ में एक स्प्रिंग ऐसे लगाई फिर एक स्प्रिंग ऐसे लगाई, ये सीरीज़ हो गया। पैरेलल मतलब एक ऊपर एक नीचे, ये पैरेलल हो जाएगा, इतना आपको पता ही होगा। तो ये सारे मैंने फार्मूलेस के रिवाइज करवा दिया है। तो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, देखो पेंडुलम या फिर अर्थ के टनल का ये फार्मूला है, टाइम पीरियड, अर्थ का टनल, इधर अर्थ में टनल, आर पार टनल बना दी अर्थ में, तो तुम नीचे तुमने जंप मारा तो तुम क्या उस पार जाके गिर जाओगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ग्रेविटी क्या है, सेंटर की तरफ खींचती है ना। तो जैसे ये अर्थ में तुमने ऐसा टनल मारा, तो यहाँ से किसी ने जंप मारा तो ऐसे ऐसे करके एस एच एम होगा, क्या होगा, एस एच एम होगा उसका, ठीक है, याद रखना। तो चाहे वो पेंडुलम हो चाहे वो अर्थ का टनल हो, उसके लिए टाइम पीरियड के लिए फार्मूला क्या रहेगा, 2 पाई अंडर रूट एल जी, ठीक है ना। इसके अलावा टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई ओमेगा भी है, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी पता ही है, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। क्यों, क्योंकि 1/t का मतलब f होता है, तो 1/t यहाँ पर f में लग जाएगा।
तो कोई भी एक फॉर्मूला याद है तो बाकी तुम फॉर्म याद कर सकते हो। अगर जैसे तुमने याद किया ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो एफ की जगह 1/t यानी 2π/t भी हो गया वो ओमेगा का फॉर्मूला। समझ गए? जब ये फॉर्मूले मैं इसलिए स्पेशल अलग से बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होते रहते हैं। ये फार्मूला तुम्हारा टोटल एनर्जी वाला फार्मूला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बहुत यूज़ होता है। बाकी इक्वेशन तो तुम्हें दी जाएगी, ये भी काफ़ी यूज़ होता है। के का फॉर्मूला भी आ जाता है कभी कभी कांस्टेंट निकालने के लिए, और ओमेगा का अंडर रूट k/m याद रखना, और टाइम पीरियड के 2πm के, ये टाइम पीरियड स्प्रिंग के लिए है, ठीक है ना। स्प्रिंग के लिए ये SHM, नॉर्मल SHM, किसी भी SHM के लिए फॉर्मूला रहेगी, ठीक है ना। और ये पेंडुलम के लिए 2πl लेंथ, पेंडुलम एंड टनल के लिए फॉर्मूला रहेगा टाइम पीरियड का 2π√L/g। L हो गया लेंथ ऑफ स्प्रिंग, G हो गया ग्रेविटी। यहाँ पे G इफेक्टिव भी हो सकता है, G इफेक्टिव भी हो सकता है। G इफेक्टिव जैसे कि लिफ्ट में आप ऊपर जा रहे हो तो G चेंज हो जाएगा, लिफ्ट में नीचे आ रहे हो तो G चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूलेस को मैंने यहाँ पे लिख लिया है जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे टाइम का 2π/ω, फिर टाइम का ही 2π√L/g, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला पेंडुलम और टनल का है, ठीक है। फिर ये स्प्रिंग का टाइम पीरियड 2π/m/k, ठीक है। तो ये टाइम के फॉर्मूले रिपीट होते रहते हैं। बाद में ओमेगा का √km k/m, फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, देन ओमेगा इज इक्वल टू, भाई देखो यही फॉर्मूला यार, ये तो वही फॉर्म चेंज होके आया है, देखो ना, ओमेगा इधर टी इधर आ गया है, तो 2π/t और ओमेगा का यहाँ पे 1/t को हम f कर देंगे। तो ये फॉर्मूले बार बार रिपीट होते रहेंगे। इसके बाद देखो वेलोसिटी अगर मैक्स निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है SHM में, तो ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड कर देना तो वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी। और दूसरा फॉर्मूला ओमेगा की जगह √k/m। तो चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करो कि आपको लग रहा है इतने सारे फॉर्मूले याद करने, या आपको लग रहा है, ये आपकी गलत फहमी है। देखो भाई, ओमेगा का मुझे पता था कि ओमेगा का मतलब ये भी है, ओमेगा का मतलब ये भी है, ओमेगा का मतलब ये भी है। तो वी मैक्स में अगर ओमेगा इंटू ए है तो बस, और याद करने की ज़रूरत नहीं थी। ओमेगा का इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तुम कोई भी फॉर्मूला इसमें डाल सकते हो, तो आपको अलग अलग एक्चुअली में याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वी मैक्स ओमेगा इंटू ए आता है और ओमेगा के ये 3 फॉर्म याद, इसमें 3 भी नहीं है देखा जाए तो, अगर ओमेगा का 2π/t या 2π/f दो में से एक भी याद किया है तो हमें पता है 1/tf होता है, हमें पता है 1/tf होता है। एक्चुअली टी का तो ये फॉर्मूला निकलना आपने याद कर ही लिया था ना यहाँ पर, तो एक्चुअली ओमेगा का ये फॉर्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली मैंने सिर्फ ये याद किया था 2π/ω, ओमेगा इधर आया, टी नीचे आया, फिर 1/t का f आ गया, लो। तो मैंने ये याद किया था, मतलब ये मुझे बाकी दोनों याद हो गए थे, ठीक है। सिर्फ मुझे ये एक्स्ट्रा याद करना पड़ा, हाँ। और अगर तुम ध्यान से देखो फिर यहाँ पर जो आपका ओमेगा इंटू ए है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ वी मैक्स का ओमेगा इंटू ए एम्पलीट्यूड, मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला याद किया। तो ओमेगा का तुम्हें जो फॉर्म चाहिए वो फॉर्म रख सकते हो, जो भी फॉर्म ओमेगा का चाहिए। अब ये डिपेंड करता है क्या इंफॉर्मेशन, क्या डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, फिर देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² मैक्स, हाफ mv²। सर टोटल एनर्जी तो, सर टोटल एनर्जी तो हाफ mv² प्लस पी भी तो होता है। टोटल एनर्जी के प्लस पी होता है। सर पी कहाँ गायब हो गया? टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के ई, दैट दिस इज योर के ई प्लस पी। तो भाई सुनो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी मैक्सिमम। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी SHM में तो आपका P 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अगर टोटल एनर्जी सिर्फ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई के बराबर दिखाना है सिर्फ, तो आपको वेलोसिटी मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो पी ई 0 हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह हमें वेलोसिटी की, अब देखो, अब बोलो सर टोटल एनर्जी का दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्या? आप बोलोगे सर अच्छा मैं इतना ज़्यादा फॉर्मूले पे पुश क्यों कर रहा हूँ मालूम है? फॉर्मूलेज में मैं इसलिए इतना पुश कर रहा हूँ
कि फॉर्मूले अगर आपको आते हैं, अच्छी तरीके से दिलो दिमाग में है, तो समझ लो न्यूमेरिकल आपको ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में। इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम ले लो। बच्चे क्या करते हैं मालूम है, क्वेश्चन आंसर को ज़्यादा मतलब उस पर ज़्यादा ये करते हैं, अपने आप को पुश करते हैं, फॉर्मूले को बिना याद किए न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये। फॉर्मूले याद होंगे तभी आप आगे के लेक्चर कंटिन्यू करना, वरना वहीं पर रोक देना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। सो अब देखो, अब मुझे एम वी के मुझे फॉर्म मालूम थे, वी मैक्स के ये दोनों फॉर्म मुझे मालूम है। तुम्हें भाई जो मर्जी हो फॉर्म लिखो तुम। यहाँ पर वी मैक्स की जगह वी स्क्वायर है ना, तो देखो वी स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। भाई वी की जगह मैंने ओमेगा इंटू ए का होल स्क्वायर किया, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आपको दो टी का कोई ज़्यादा टी का हमें फॉर्मूला पता है, टी इज इक्वल टू अगर के है प्लस पी जीरो है तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब वेलोसिटी मैक्सिमम है, मतलब तुम्हारा पी जीरो हटा दो पी को। अब वी का तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, वी का तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, तुमने सिर्फ ये फॉर्मूला याद किया था। ये फॉर्मूला याद था तो ओमेगा की जगह मैंने ये रख दिया था। खेल देखो खेल, कि आपको लग रहा है कितने ये सारे फॉर्मूले थे, एक्चुअली नहीं है। अगर सोचोगे ना, वी का तुम्हें सिर्फ ये वाला याद करना है, सिर्फ ये वाला याद करना। अगर तुम्हें ओमेगा मालूम, ओमेगा कोई भी फॉर्म तुम यहाँ पे डाल दो एम्पलीट्यूड के बाजू में, ओके सर। अगर टाइम का तुम्हें ये तीन तुमने फॉर्मूले याद किए हुए, ये तीन याद किए हुए, तो ओमेगा का सिर्फ एक ही याद करना है तुम्हें, सिर्फ ये वाला याद करना है। बाकी ओमेगा का तो देखो आगे ना, ओमेगा इधर आएगा तो 2 पाई/t हो जाएगा, 1/t का 2 पाई f हो जाएगा बाजू में 1/t की जगह। तो मैंने कितना स्टार मारा है। और टी का यार तुम्हें तो टी का फॉर्मूला तो बचपन से सीखा हुआ है। अगर टी ठीक है, यहाँ पे पी जीरो है तो हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज के ई, तो यहाँ पे टी इज इक्वल के ही हो रहा है, तो वी स्क्वायर। भाई वी का तो तुम्हें फॉर्म पता ही है, वी को हटा दो, किसको भी होल स्क्वायर मार दो, किसको भी होल स्क्वायर मार दो, अगर मैथ्स वाला लो लेकिन, ठीक है ना, ये दोनों है ना। तो यहाँ पे वी स्क्वायर है तो ओमेगा इंटू ए का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर लो। तो मैंने कितने स्टार बनाए, 1 2 3। अब ये तो बचपन से सीखा ही हुआ है, 2 पाई/ओमेगा, ये भी बचपन से सीखा हुआ है पेंडुलम वाला, ये समझो नया सीख रहे हो आप। तो 1 2 3 4 5 6, बस ये तो पता ही है, ये भी बचपन से सीखा हुआ है ना। क्या इतने फॉर्मूले याद नहीं हो पाएंगे? बाकी तो फॉर्म बदल बदल के आ रहे हैं, बाकी बहरूपीय है, फॉर्म बदल बदल के आ रहे हैं, आप उसमें फंसो मत, दिमाग रखो, दिमाग रखो, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखो, अब देखना, मैंने इतना टाइम लिया ना फॉर्मूले के लिए, अब देखना जब मैं पढ़ाऊँगा ना, देखो अपना अपना टीचिंग का स्टाइल भी होता है। अगर मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, फिर वो शुरुआत से वही तरीका आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब आप मेरी बात समझो, क्योंकि मुझे पता है आगे मुझे न्यूमेरिकल सिखाने हैं, तो मैं किस अप्रोच से सिखाऊंगा। तो अगर मैंने फॉर्मूले के लिए टाइम लिया है तो उसकी कोई वजह होगी कि हाँ सर ने टाइम लिया है, तो सर आगे जो सिखाने जा रहे होंगे यानी इनका अप्रोच वैसा होगा। तो हर एक का सिखाने का अपना तरीका होता है, ठीक है। तो अब बच्चा जिससे सीख रहा है उसको वही तरीका फिर इस्तेमाल करना है, फिर उसे कंफ्यूज नहीं होना है कि इधर भी उधर भी। वो फिर एग्ज़ाम के टाइम मालूम है शुरुआत में अच्छा लगता है, बच्चा इधर भी उधर भी थोड़ा देख लेता है ये भी, लेकिन बाद में होता है कि एग्ज़ाम के टाइम सारी चीज़ें फिर उतना टाइम ही नहीं रहता है कि हम 2 2 3 3 लोगों को पकड़ें, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, द टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट y रिलेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस। ये तुम्हें इक्वेशन दी गई है, ठीक है। वेयर डिस्टेंस इज इन सेंटीमीटर एंड टाइम इन सेकेंड, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रिक्वेंसी इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तुम्हें इसमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड निकालना है। देखो ये एक पैटर्न यानी कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन में दिया हुआ है SHM की। अगर SHM की इक्वेशन देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट अगर x, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू मैंने दिया हुआ है ना। मैंने क्या कहा था उस टाइम पे, अगर y से देगा तो ये साइन हो जाएगा, बताया था मैंने। कुल मिला के कॉस या साइन कुछ भी एक रह सकता है, उससे पीछे जो रहता है वो एम्पलीट्यूड होता है।
ये वाला तुम्हारा ओमेगा है, ठीक है ना, और ये इनिशियल फेस है। ये क्या है? इनिशियल फेस। पता है ना ये सब चीज़ें कि ऐसे करके मुझे लिखना पड़ेगा, है? तो मैं वाई से बना दूँ, चलो वाई से कर देता हूँ। वाई इज इक्वल टू ए साइन, अगर वाई से मैंने बनाया तो फिर सारी फॉर्म चेंज हो जाएंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वेलोसिटी को अलग ही आएगा, है ना, फिर माइनस में नहीं आएगा क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है प्लस का। एक्सीलरेशन का फिर अलग आएगा, तो ये चीज़ें बदल जाएंगी। ये मैंने शुरुआत में भी समझाया हुआ है, और जब लेक्चर मैंने पढ़ाया था तब तो मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको बताया था कि एग्जैक्टली आया कहाँ से, ठीक है ना। तो ये ए है, ये एम्पलीट्यूड है आपका। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एसएचएम का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये आपके एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। ये आपका इनिशियल फेस है, फाई क्या है? इनिशियल फेस कहाँ से एसएचएम स्टार्ट हुआ है। टी तो तुम्हारा टाइम हो गया, कितने सेकंड के लिए तुम देख रहे हो। ओके ओके सर। अब एम्पलीट्यूड क्या है? देखो, जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के पीछे लिखा रहता है वो एम्पलीट्यूड होता है, यानी 0.50 क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया। बाद में एंगुलर फ्रिक्वेंसी, देखो ओमेगा टी, पैटर्न को मैच करो। ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी यानी टी से पहले जो है, यानी 500 है, ये क्या है? ये आपका, बोलो, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा टी 500 टी, ठीक है ना। फिर उसके बाद इनिशियल फेस, जो ओमेगा के बाद जो रहता है 5 एंगल, वो होता है इनिशियल फेस। ये है 0.5। इनिशियल फेस इसमें क्या दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। यही निकालना था बस, और क्या। तो हाँ, बस इतना ही था। एक और चीज़ थी क्या? एंगुलर फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी के बाद फ्रिक्वेंसी भी निकालनी थी, ध्यान दो। एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो निकालनी ही था, बाद में फ्रिक्वेंसी भी निकालनी थी। फ्रिक्वेंसी भी, देखो ये जो है ये तो तुम्हारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और ये एफ, ये क्या है? फ्रिक्वेंसी है। ओके, तो अब ये फ्रिक्वेंसी कैसे निकाले? तो देखो भाई, फ्रिक्वेंसी एफ कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ये देखो। ओमेगा तुम्हें मालूम ही है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी तुम्हें दी हुई कितना थी? 500 दी हुई है। तो 500 2 पाई नीचे डिवाइड में आ जाएगा, एफ आ गया। एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। अब बताओ यार, इसमें क्या मतलब सिखाने जैसा था? खुद ही सोचो आप। इसीलिए तो फॉर्मूले को मैंने कितना टाइम लिया, कितना पुश किया मैंने, है कि नहीं? तो उसका रीज़न यही था। अगला क्वेश्चन देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम इज गिवन बाय इक्वेशन दिस। इक्वेशन पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आते ही हैं, मतलब इजी वाले आते हैं एग्जाम में। वेयर टाइम टी इज इन सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट वाई इज इन मीटर, वाई इज इक्वल टू से दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, इनिशियल फेज है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो फ्रिक्वेंसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के पहले रहता है, साइन या कॉस के पीछे, वो क्या होता है? वो होता है आपका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितना है? 0.3। अब सेंटीमीटर में तो आपको देना पड़ेगा 0.3 सेंटीमीटर, या मीटर में है तो आपको देना पड़ेगा 0.3 मीटर। ये यूनिट लिखना ज़रूरी है। फिर इसके बाद पूछा है कि टाइम पीरियड बताओ। तो सर टाइम पीरियड तो टी के पीछे क्या है? टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तो आपको फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि टी तो तुम्हारा वेरिएबल फॉर्म में दिया होता है ना। ये देखो, ये वेरिएबल फॉर्म में दिया होता है ना टी। टी तो आपको डाल के निकालना पड़ता है ना। ए साइन, भाई ए दे देगा, ओमेगा दे देगा, चलो फेस दे देगा, टी तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा ना टाइम पीरियड। अब तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? ओमेगा, अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड में आ जाओ। अरे भाई यार देखो, 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा तुम्हें मालूम था कितना है। ओमेगा कितना है सर? ओमेगा पे तो नहीं दिया है, ओमेगा तो टी से पीछे लगा रहता है। ओमेगा तो टी के पीछे लगा रहता है, टी के पीछे रहता है। सर यहाँ टी के पीछे तो कुछ नहीं है। अरे भाई साइन के आगे कुछ है? 2 पाई। इसको अंदर भेज दो, इसको कहाँ भेज दो? अंदर भेज दो, है ना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होता है वो ब्रैकेट के बाहर होता है जस्ट। बाकी ओवरऑल तुम्हारा क्या होता है? थीटा का रोल प्ले करता है।
ओवरऑल किसका रोल प्ले करता है, थीटा का रोल प्ले करता है। तो ये 2 पाई को मैं अंदर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी 20 पाई टी हो जाएगा, 20 पाई को मैं अंदर भेज दूंगा। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है, चलो मैं तेज़ी से निकाल लेता हूँ टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई कितना है, 2 पाई तो 2 पाई है, ओमेगा कितना है 20 पाई है ना, 20 पाई अंदर ही है ना, ये 20 पाई, पाई से पाई क्या था 1 से 1/10, 1/10 आ गया क्या टाइम पीरियड, दैट इज़ योर सेकेंड। 1/10 नहीं दिख रहा था क्या, सॉरी 1/10 समझ गए। तो टी इज इक्वल टू मैंने क्या डाला 2 पाई ओमेगा, क्यों यही फॉर्मूला क्यों डाला, क्योंकि ओमेगा तुम्हें पता था, मैंने क्या कहा था, ये जो फॉर्मूलेज हैं ये डिपेंड करता है क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तुम्हें एल और जी थोड़ी ना दिया था कि तुम टाइम पीरियड यहाँ से निकालोगे, तुम्हें एम और के थोड़ी ना दिया था, स्प्रिंग की इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना दी कि तुम यहाँ से निकालोगे टी टाइम पीरियड, तुम यहीं से तो निकालोगे एस एच एम से, हाँ सर ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूलेज को डाला जाता है। इनिशियल फेज देखो कितना है, इनिशियल फेज भी पूछा है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, ठीक है। अब इनिशियल फेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये आपकी इक्वेशन गिवन थी, साइन मैंने क्या किया 20 पाई को मैं अंदर भेज रहा हूँ ना, तो 20 पाई टी प्लस 20 इंटू 0.05, 20 इंटू 0.05 कितना हुआ 1 पाई हो गया, मतलब पाई हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये 20 पाई को मैं दोनों से मल्टीप्लाई कराऊंगा ना, टी से भी कराऊंगा, ब्रैकेट के अंदर भेजना है, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 20 पाई इंटू 0.05 1 पाई, दैट इज पाई, ये आपका है, ठीक है ना। अब आपको पूछा इनिशियल फेज कितना है, तो इनिशियल फेज कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है सर। देखो अब बाद में पूछा है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बताओ, कि इनिशियली डिस्प्लेस कितना हुआ है, इनिशियली डिस्प्लेस कितना हुआ, इनिशियली देखो जो तुम्हारा इनिशियली फेस है ना उसी हिसाब से इनिशियली क्या होगा और डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना। इनिशियली जो फेस है, इनिशियली डिस्प्लेस पूछा है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो हमारे पास इनिशियल फेस कितना है, पाई है, पाई इनिशियल फेस का मतलब एंगुलर में तुम्हारी बॉडी कहाँ पर है, एंगुलर में तुम्हारी बॉडी कहाँ पर है, ये होता है इनिशियल फेस एंगुलर में। हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है उसी के ये कह सकते हो कि उसके वाई वाले एक्स वाले ग्राफ में। देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले साइन और कॉस का बना लो डायग्राम, ठीक है, साइन कॉस का डायग्राम बना लो, बहुत ज़रूरी, आगे बहुत काम आएगा। तो ये तो खैर हमने बचपन से भी सीखा हुआ है साइन और कॉस का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी की हुई है। देखो साइन का डायग्राम कैसे होता है, ये स्टार्ट होगा 0 से 90, 180, 270, 360, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ है, साइन का। ये होती है प्लस की 1 वैल्यू और ये होती है माइनस की 1 वैल्यू, यानी साइन की मिनिमम वैल्यू होती है प्लस का 1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस की 1, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, साइन का ग्राफ है, ओके। तो याद रखना ये तुम्हारा 0 से स्टार्ट है, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब होता है π/4, ये हो गया आपका पाई मतलब 180, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 3/3π/2 मतलब 270 डिग्री। देखो 180 डिवाइड बाई 2 90, 93 द 270, और ये तो वापस क्या हो जाएगा 360 डिग्री 2 पाई हो जाएगा। तो ये याद रखना, ठीक है, शेड्यूल, ये जो शेड्यूल है याद रखना। अब देखो मैं बना रहा हूँ कॉस का, कॉस का ग्राफ है ना, डायरेक्ट कॉस में वही कहानी है, मिनिमम -1 होता है वैल्यू, मैक्सिमम +1 होता है, ठीक है। तो कॉस की भी वही कहानी है, -1 मिनिमम +1 और -1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन इसका जो इनिशियल जो स्टार्टिंग होती है यानी कि जो वैल्यूज़ होती हैं इसकी वो साइंस के जैसे नहीं होती हैं।
कॉस का डायरेक्ट स्टार्ट होता है 1 से, यानी कॉस जो 0 डिग्री पे होगा मतलब वो क्या होगा 1 होगी वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका चल रहा है रेडियन, ये है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ऐसे समझो है। तो ये आया मेरा, ये कितना डिग्री हुआ बोलो, ये हुआ π/2, 90 डिग्री अब हुआ। ये जो है ये हो गया पाई, ओके, यहाँ पे लिख लो -1। ये मैंने थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ग्राफ, ये हो गया 3π/2, 270 डिग्री, और फिर ऐसे करके यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2π, 360 डिग्री। ठीक है ना, मतलब कि 0 डिग्री में देखो दोनों ये तुम्हारी समझो एक तरह डिग्री वाली वैल्यू चल रही है, या फिर डिग्री का ही तुम रेडियन वैल्यू समझ लो एक पल के लिए। जैसे π/4 हो तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि ये क्या है आपका 45, π/4 नहीं सॉरी π/2, 90 डिग्री ना, सॉरी है ये π/2 मतलब 90 डिग्री, लेकिन मैंने रेडियन में बोल रहा हूँ उसे π/2, एक्चुअली क्या है 90 डिग्री है। तो 0 डिग्री पे वैल्यू 0 ही होती है, किसकी, साइन की। लेकिन साइन जब 90 पहुंचता है, π/2 पहुंचेगा तो वैल्यू हो जाएगी 1, लेकिन साइन 180 पहुंचेगा तो वैल्यू हो जाएगी 0, लेकिन साइन 270 डिग्री पहुंचेगा तो वैल्यू हो जाएगी -1, लेकिन साइन 360 पूरा चक्कर मारेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस से 0 हो जाएगी। लेकिन कॉस की कहानी अलग है। कॉस में क्या होता है, 0 डिग्री में वैल्यू 1 होती है, ये है ना, ये हम लोग ने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टू कॉस थीटा वर्क वाले फॉर्मूले में पढ़ा था। ठीक है, 0 में क्या होती है, 1 होती है। फिर जैसे 90 डिग्री पूरा करता है, 90 डिग्री पूरा करेगा तो 0 डिग्री हो जाएगी, कॉस 90 0 डिग्री हो रहा है यहाँ पे साइन 91 हो रहा है। ठीक है ना, फिर जैसे 180 पहुंचेगा तो कॉस -1 हो जाएगा, लेकिन साइन 0 होगा। ठीक है ना, जब 270 पहुंचेगा तो कॉस हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पर -1 हो जाएगा साइन, है ना, फर्क है कि नहीं फर्क है। ये दो डायग्राम तो भाई बना ही लेना, और भी हो जाएगा, काम आते हैं। और यहाँ पे 360 में फिर मैक्सिमम 1 हो रही है, लेकिन यहाँ पर 0 हो रही है साइन में, कॉस में 1 हो रही है। अब देखो यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो ग्राफ जो तुम्हें स्टेटमेंट दी थी, जो इक्वेशन दी थी, साइन की इक्वेशन दी गई थी, किसकी दी गई थी, साइन की। और साइन कितना आ रहा था, यानी इनिशियल फेज में पाई आ रहा था। हमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो भाई इनिशियल जो फेज होगा वही तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा। जो इनिशियल फेज पाई है, साइन पे पाई पे आओ, साइन पे पाई पर आए तो पता चला डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो साइन पाई पर, इनिशियल फेज पाई पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। इनिशियल फेज पाई पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। देखो ना, पाई पे वैल्यू कितनी है साइन की, 180 पे 0 है, तो बस आपको आंसर देना है 0। अब आई बात समझ में। तो ये कौन से दिमाग में रखना, क्योंकि काफ़ी जगह ये इस्तेमाल होगा तुम्हारे SHM में, कभी साइन की इक्वेशन दी होगी, कभी कॉस की इक्वेशन दी होगी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड तुम्हें 2 सेकेंड दिया हुआ है, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए जो दिया हुआ है तुम्हें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1.5 सेकेंड ऑफ द स्टार्ट ऑफ द मोशन। तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताना, लेकिन कब, जब 1.5 सेकेंड हो जाए। तो अब हमें यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। तुम्हें बोला है कि इक्वेशन बताओ, तो हम क्या करेंगे, पहले हम बेसिक अपनी इक्वेशन जो है SHM की वो लिख देते हैं, फिर उसी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन डालेंगे। क्या है हमारा इक्वेशन SHM की, A साइन ω/t प्लस इनिशियल फेज, ये है। चलो अब तुम्हें क्या बोला गया है, तुम्हें बोला गया है पीरियड ऑफ सिंपल 2 सेकेंड एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज 5 सेंटीमीटर, यानी एम्पलीट्यूड जो तुम्हें दिया हुआ है ए दिया हुआ है तुम्हें 5 साइन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भरनी है। देखो याद रखो, एक इक्वेशन के लिए तुम्हें ए लिखना पड़ता है, ओमेगा लिखना पड़ता है, फिर अगर इनिशियल फेज दिया है तो लिखो, नहीं तो उसे 0 मान लेंगे। ठीक है, यानी कुल मिला के हमें ओमेगा चाहिए, और टी के रिस्पेक्ट हमें टी यहाँ पे रखना पड़ेगा, टी की वैल्यू मत डाल देना,
टी तो तुम्हें जितने सेकंड का चाहिए सॉल्यूशन उतने सेकंड का तुम टी डालोगे, उसे सॉल्व करोगे, तो टी तुम दिखाओगे। तो ओमेगा कितना दिया है, तो ओमेगा तो नहीं दिया है, लेकिन सर टाइम पीरियड दिया हुआ है। अब सवाल यही है कि ओमेगा नहीं दिया और टाइम पीरियड यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ तो लॉजिक होगा टाइम पीरियड का देने का। तो टाइम पीरियड इसलिए दिया है कि हम यहाँ से क्या निकाल लें, ओमेगा निकाल लें। ठीक है, तो ओमेगा और टाइम पीरियड से कोई रिलेटेड है, कोई रिलेटेड फॉर्मूला है? हाँ, ओमेगा और टाइम पीरियड पे ये वाला फॉर्मूला है 2π/ω, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, है ना। 2π/t ओमेगा आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे साइड में ओमेगा निकाल लेता हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, 2π और t तुम्हें दिया हुआ है 2 सेकेंड, है ना, 2 सेकेंड दिया ना, हाँ 2 सेकेंड दिया हुआ है। 2 से 2 घट गया, बचा क्या, पाई बचा। तो पाई टी प्लस, अगर इनिशियल फेज नहीं दिया है तो उसे 0 मानो। ठीक है, मतलब उसको लिखो ही मत कुल मिला के। तो ये आगे वाई की मतलब SHM की एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है ना। तो क्या क्या अगर कोई इक्वेशन बनाने के लिए बोला जाएगा तो ए तुम्हें लिखना होता है, ओमेगा हमें दिखाना पड़ता है, फाई दिया है इनिशियल फेज दिया तो लिखो, नहीं तो 0 मानो। समझ गए। तो यहाँ पे ओमेगा नहीं दिया था तो हमने इस फॉर्मूले से ओमेगा निकाल लिया क्योंकि तुम्हें टाइम पीरियड गिवन था। ठीक है, चलो बाद में क्या बोल रहा है, और भी चीज़ें कुछ पूछी गई इसमें। बोल रहा है कि ठीक है, तो वेलोसिटी पूछ रहा, और एक चीज़ ध्यान दो, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। तुम्हें क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। ठीक है, तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ कब, आफ्टर द 1.5 सेकेंड। ठीक है, कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1.5 सेकेंड, कि 1.5 सेकेंड बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था, वेलोसिटी क्या हो गई थी उसकी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम्हें टाइम कितना दिया हुआ, 1.5 सेकेंड। ठीक है भाई, ये जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है किसकी है, SHM की। क्या एक SHM की डिस्प्लेसमेंट की ही तो इक्वेशन है जो वाई डायरेक्शन में हो रहा है ना। ये इक्वेशन है किसकी है, व्हाट इज दिस, वाई इज इक्वल टू क्या, वाई मतलब वाई में कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो यही तो दिया ही हुआ है तुम्हें। हाँ ठीक है, तो बस इसमें टी में तुम क्या डालो, टाइम डालो और डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। मेरी बात समझेंगे, समझे। आपको क्या पूछा गया है कि 1.5 सेकेंड में बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेस कितना हो गया था। तो ये जो इक्वेशन होती है SHM की, ये डिस्प्लेसमेंट की ही होती है, डिस्प्लेसमेंट की ही होती है। तो बस हम यहाँ यही करेंगे, y इज इक्वल टू 5 साइन और पाई इंटू 1.5, पाई इंटू 1.5, 0 हटा दो, तो y इज इक्वल टू 5 साइन 1.5 को मैं 3/2 कर लूँ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं, 3/2 पाई। तो 3/2 पाई, तो ये जो रेडियन वैल्यू दी गई है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसकी बात चल रही है सर, साइन की बात चल रही है। तो 3/2 पाई में, 3/2 पाई में सर -1 लग रहा है सर, 3π/2 में तो -1 लग रहा है, तो ठीक है -1 है तो -1 ही करेंगे हम लोग। ठीक है ना, साइन 3/2 -1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू, देखो साइन 3π/2, साइन 3π/2 कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में, साइन 3π/2 जब एंगल बन रहा है, जब इसका रेडियन बन रहा है, तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, y में देखो, y में है ना, y में कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, तो 5 इंटू -1 इज इक्वल टू -5 वॉट सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। अब पूछ रहा है कि यही 1.5 सेकेंड में ही वेलोसिटी बताओ, 1.5 सेकेंड में ही वेलोसिटी बताओ। तो भाई तुम्हारे पास ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन किसकी थी, 1.5 का मैंने 3/2 लिख दिया, ये इक्वेशन थी आपके डिस्प्लेसमेंट की। तो भाई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर लो तो किसकी इक्वेशन बन जाती है, वेलोसिटी की इक्वेशन बन जाती है। तो भाई बहुत पुरानी बातें हो गई हैं कि डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन बन जाएगी टी के रिस्पेक्ट में। तो एक काम करते हैं, पहले टी के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो टी अभी तुम्हें लेना पड़ेगा, अभी वैल्यू नहीं डालोगे, ठीक है ना, पाई/टी लेना पड़ेगा अभी, जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे बाद में डालेंगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। पाई/टी मैंने कर दी, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ये आई थी ना, 5 साइन 5 पाई/टी। तो जब मैं इसको इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँगा, ये तो 5 है भाई, 5 को 5 रहने दो, साइन पाई/टी है, ठीक है, पाई/टी, तो क्या होगा बोलो, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और पाई एक एक्स्ट्रा निकल आएगा ना, पाई कॉस
पाई टी, यही बनेगा। अगर कॉस 2x होता तो इसका डिफरेंशिएट, अगर साइन 2x होता, साइन 2x, इसका डिफरेंशिएट क्या होता, 2 इधर आगे आ जाएगा, साइन का हो जाता है कॉस 2x, यही होगा ना डिफरेंशिएट। भाई साइन को डिफरेंशिएट करने जाएंगे, साइन समथिंग, याद करो डिफरेंशिएट में सिखा रहा था, साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग दैट इज कॉस 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएट करूँगे तो 2 होगा, x का डिफरेंशिएट करने मतलब 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये आ गया। तो v इज इक्वल टू 5 पाई, अब देखो ये जो है कॉस समथिंग थीटा है ना, समथिंग इन रेडियन है ना, एक ट्रिग्नोमेट्री बात की जो रेडियन वैल्यू रहती है ना, या एंगुलर वैल्यू रहती है, तो पाई टी है, तो पाई टी कितना है, 3/2 है, मतलब 1.2 है, मतलब सॉरी 1.5 मतलब 3/2 है, तो ये हो जाएगा कॉस 3π/2। टाइम की वैल्यू अब मैंने डाल दी, टाइम की वैल्यू जब मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई तब मैंने टाइम की वैल्यू डाली, ठीक है ना, ठीक है ना। भाई तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी थी, मैंने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, टाइम में 1.5 मतलब 3/2 डाला, तो 3π/2 हो गया। बस अब कॉस की ये वैल्यू चेक करो क्या आती है, कॉस 3π/2 का वैल्यू कहाँ पर क्या है, वाई में 3π/2 ये है सर, 3π/2 वाई में डिस्प्लेस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, कॉस का है ना, कॉस का है 0 0 0, यानी v इज इक्वल टू 5π इंटू 0 दैट विल बी योर 0। ओके, ये थी कहानी, इसीलिए वेलोसिटी को यहाँ पर आई है 0। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से चीज़ों को हल किया जाता है, बहुत आसान होता है यार। अगर तुम्हें इक्वेशन दी जाए ना, तो वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाए तो भाई डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो, तुम्हें एक्सेलरेशन निकालने तो टी को तुम पहले रखो मत, बस पहले बेसिक जो बाय डिफ़ॉल्ट जो तुम्हारी जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन को ही तुम डिफरेंशिएट करोगे, टी को बाद में रखोगे जो भी टाइम पे पूछा गया। तो अगर जनरल और तुम्हें फिर एक्सेलरेशन निकालना है तो वी की जनरल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। डिफरेंशिएशन यार थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें मालूम ही होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी तुम्हें दी गई, वी मैक्स तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें क्या दिया गया है, वी मैक्स तुम्हें दिया हुआ है। फॉर्मूले तुम्हें बिल्कुल पक्के रखने हैं, याद रखना फॉर्मूले हम लोगों को क्या करने हैं, बिल्कुल पक्के रखने हैं, ठीक है। तो वी मैक्स आपको दिया हुआ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 157 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम दिया हुआ है वो 157 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन द पीरियोडिक टाइम, तुम्हें टाइम निकालना है, ये टाइम पीरियड तुम्हें निकालना है। तो एक्सेलरेशन की भी कहानी है कहीं पर और कहीं पर वेलोसिटी मैक्स की भी कहानी है, वहाँ से तुम्हें टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड के 2-3 फॉर्मूले हमारे पास हैं, एल जी वाला भी है, एम के वाला भी है, 2π ओमेगा वाला भी यार, ओमेगा और वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कुछ मिलता जुलता हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से हम ये फार्मूला, ऐसा लग रहा है ये वाला फार्मूला हम डाल के निकाल सकते हैं, कुछ मकसद हल हो सकता है, ठीक है। तो टाइम का हम कौन सा फार्मूला डालने वाले हैं, कहीं ना कहीं से हम टाइम का हम ये फार्मूला डालेंगे 2π/ओमेगा, ठीक है ना। ये फार्मूला डालने वाले हैं टाइम का 2π/ओमेगा। यार ओमेगा मिल जाए तो काम अभी बन जाए, अभी काम बन जाएगा। तो ओमेगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो एक है वी मैक्स दिया हुआ है, तो वी मैक्स का देखिए एक फार्मूला है, वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। लेकिन सर एम्पलीट्यूड तो कहीं नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन भी दिया है ना, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के चीज़ें निकलेंगी ऐसा लग रहा है। तो हमने क्या किया, हमने डाला वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, ओमेगा इंटू ए। तो वी मैक्स पे वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा इंटू ए होता है, याद रखो। एक फार्मूला और एक्सेलरेशन के भी लिख दो, जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है तो फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू ए स्क्वायर, नहीं ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है ना, ये याद रखिएगा फॉर्मूला। ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, एक्चुअली माइनस में होता है लेकिन तुम क्या करो, हमें क्योंकि कहीं ना कहीं से मैग्नीट्यूड वाली बातें हो रही हैं तो डायरेक्शन से मतलब नहीं, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हम डाल सकते हैं एक्सेलरेशन मैक्सिमम के लिए।
तो यहाँ पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम का फॉर्मूला हम लोग डालेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू वे, दोनों एक दूसरे को मार देंगे डिवाइड, क्या मार देंगे एक दूसरे से डिवाइड। ये सब चीज़ें तुम लोग कर सकते हो, है ना। एक इक्वेशन में दो इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हो, आपस में डिवाइड करा सकते हो, आपस में प्लस माइनस करा सकते हो, जैसे हम लोग साइमल्टेनियस में करते थे। तो इससे कोई दिक्कत नहीं। इससे फ़ायदा हमें क्या मिल रहा है, एम्पलीट्यूड तो कटा जा रहा है, एक ओमेगा से एक ओमेगा कटा जा रहा है। वेलोसिटी मैक्सिमम दिया था 100 और ये दिया था 157 इज इक्वल टू, यही है ना, दोनों एक दूसरे को इक्वेशन डिवाइड कराए ना हमने। 100 तुम्हें वी मैक्स दिया हुआ है, ए मैक्स में 157 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ क्या बचा, 1/ओमेगा बचा ना, 1/ओमेगा, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 157/100। ये चाहो तो ले सकते हो, 2 0 काट के 1.5 में भी ले सकते हो, ठीक है। ये आ गया। तो आ जाओ भाई, तुम्हें टाइम पीरियड निकालना था ना, आ जाओ ना। तो 2 पाई, अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है, आई 157/100, तो 157/100 टाइम पीरियड निकाल रहे हो ना, इसको रेसिप्रोकल कर दो। 2 पाई इंटू 100/157, ओके, ठीक है ना। तो 2 और पाई की वैल्यू 3.14, 2 इंटू 3.14 इंटू 100/157, तो 3 इंटू 314/157, कितना आंसर आ रहा है, अराउंड 4 सेकेंड आ रहा है। तो चलो इसको कर लो कैलकुलेट। ये मल्टीप्लाई 2 है ना, ये तो मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू 314 डिवाइड बाई 157, 4 सेकेंड आ जाएगा आंसर, ठीक है। हमारा आंसर सही आ रहा है, 4 सेकेंड, समझ गया ना। तो वी मैक्स दिया था, ए मैक्स दिया था, वी मैक्स का हमें फॉर्मूला पता था, ए मैक्स का फॉर्मूला मैंने नोट डाउन करा दिया, ए ओमेगा स्क्वायर, दोनों के एक दूसरे डिवाइड मार के ए को हटाया हमने, एक वेरिएबल को साइड में हटा दिया, ठीक है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई, क्यों ओमेगा, क्योंकि हमें 2 पाई/ओमेगा की वहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमें डालनी थी, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। देखो फॉर्मूले से कितनी आसानी से हम लोग करते आ रहे हैं, फटाफट करते आ रहे हैं हम लोग, इसीलिए फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा पुश करना। फॉर्मूले तुम्हें अगर पक्के नहीं याद है तो प्लीज़ आप ये मत देखना, आप पहले 1-1.5 घंटा टाइम ले लेना, फॉर्मूले को मैं पक्का कर लूँ, उसके बाद ही मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँ। टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम आर ऑस्किलेटिंग विद एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दो आइडेंटिकल पेंडुलम है, मतलब कि दोनों की लेंथ सेम होगी, ठीक है, बाकी चीज़ें भी सेम होंगी, मटेरियल एंड ऑल, मास जो वजन है वो भी सेम होगा, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड है, एक का 2 है और एक का 6 है, और दोनों का एनर्जी, दोनों का रेशो निकालना है, उनकी एनर्जी का रेशो निकालना है हमें, ठीक है। ये जो ये कर रहा है, मूव कर रहा है, इनका क्या निकालना, एनर्जी का रेशियो। तो डेफिनेटली एक का मूवमेंट ज़्यादा है, क्योंकि एक का जो एम्पलीट्यूड है वो 6 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए रेशियो देखो उसका 9 आ रहा है ना, 1:9, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा, ठीक है। बाकी चीज़ें आइडेंटिकल है, लेकिन हमने एक का जो एम्पलीट्यूड, एक देखो एक है ना थोड़ा ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा ऐसे से कर रहा है। पहले वाले को हमने ज़्यादा ऊपर से छोड़ा होगा तो बड़ा, मतलब दूसरे वाले को हमने ज़्यादा ऊपर से छोड़ा होगा, बड़े बड़े एम्पलीट्यूड ले रहे हैं। छोटे वाले को हमने कम पोटेंशियल एनर्जी से छोड़ा होगा तो छोटे छोटे एम्पलीट्यूड ले रहा है, मतलब दोनों आइडेंटिकल होने के बावजूद भी। तो अब क्या दिक्कत क्या है, ये तुम्हें पता है, अगर एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है तो तुम लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो T ½m⍵², भाई दोनों की एनर्जी चाहिए, दोनों के भाई कंपैरिजन में क्या होता है, रेशियो में क्या होता है, किस तरह करते हैं रेशियो को, भाई दोनों को एक दूसरे को डिवाइड में रखते हैं, रेशियो का मतलब ही यही होता है, रेशियो का मतलब ही यही होता है। तो पेंडुलम 1 P1/P2 की एनर्जी मैंने है, ये एनर्जी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। U1 लिख लो, U1, U मतलब एनर्जी, U2 इज इक्वल टू U1 के आगे U1 वाला एनर्जी का फॉर्मूला लिखो। अब देखो एनर्जी के 2 फॉर्मूले, लेकिन मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें ओमेगा क्या क्या दिया हुआ था, तुम्हें एम्पलीट्यूड दिया हुआ था, तुम्हें एम्पलीट्यूड दिया हुआ था, तुम्हें एम्पलीट्यूड दिया हुआ था भाई, बाकी आइडेंटिकल है, बाकी क्या है, आइडेंटिकल है। तो एम ओमेगा ये सब बाकी कट जाएगा, मास भी सेम है, ओमेगा भी सेम है, ये देखो। टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल पेंडुलम आर ऑस्किलेटिंग विद एम्पलीट्यूड दिस एंड दिस, ठीक है ना, बाकी चीज़ें कट जाएंगी। तो हाफ m⍵² इंटू A² अपॉन हाफ, ये 1/1 की कहानी है, हाफ
m2 ओमेगा स्क्वायर टू ए स्क्वायर टू, तो ये तो कट ही गया ना पूरा का पूरा। तो ये कितना बचा, 3 और 6 क्या है देख लो ज़रा, 2 और 6 है, 4, 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, तो 1/9 आया कि नहीं आया, 4 1 4 9 था, तो 1:9 आ गया। कितना ईजी था यार, ये आइडेंटिकल था ना, इसलिए मास ओमेगा ये सारी चीज़ें सेम थी, बस एम्पलीट्यूड अलग अलग थे। ये तो बचपन में भी सीखा है हम लोग, 10th में कितने आते थे, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, है ना, कितने पावर के रेशियो बताओ, है ना, तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आते थे। एक दूसरे को बस फॉर्मूला लिखो, डिवाइड करो एक दूसरे को, क्योंकि रेशियो ही निकालना है तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, बाकी जो चीज़ें कॉमन है वो रिड्यूस मार दो, है ना, दिक्कत क्या है आपको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, A second pendulum is taken to height where the value of G is 4.36 मीटर पर, मतलब एक अर्थ के ऊपर गए जहाँ पे G इफेक्टिव, G अलग होगा तो G इफेक्टिव बोलेंगे। कुल मिला के ग्रेविटी यार अलग है आपकी बात जो ग्रेविटी दी गई है 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है, ठीक है। तो G इफेक्टिव कितना है, 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड, तो नया तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है, न्यू टाइम पीरियड निकालना है कि भाई ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली जब ग्रेविटी बदल गई है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, जो पेंडुलम है बाकी लेंथ वेन सब सेम है, लेकिन इसकी क्या बदल गई है बोलो, पेंडुलम की ग्रेविटी बदल गई है, यानी कि टाइम पीरियड का पेंडुलम वाला लोगे तो बताओ फॉर्मूला क्या है, 2t = 2 पाई, भाई पेंडुलम की बातें हो रही ना तो ये फॉर्मूला मारेंगे ना, 2 पाई L/G, ये सारी चीज़ें फॉर्मूले मैंने बताई तो हैं, ये फॉर्मूला मारेंगे 2 पाई L/G। भाई ये बाकी चीज़ें सेम ही है, भाई जी इफेक्टिव जी चेंज, जी में ही फ़र्क आ रहा है, किस में फ़र्क आ रहा है, जी में फ़र्क आ रहा है, यानी टी और जी का ही तुम्हें रिलेशन दिखाना है, समझो कि ये T1 है ऐसे सोचो, और व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड आ रहा है ना, ठीक है। तो अब चाहो तो दोनों एक दूसरे को नया टाइम पीरियड T2 डिवाइड कर लो एक दूसरे को, 2 पाई L/G इफेक्टिव, तो 2 पाई से 2 पाई गया, L से L गया, भाई दोनों का अंडर रूट है, अंडर रूट ये अलग, ये अंडर रूट अलग, तो क्या बचा, T1/T2 = 1/√G, ये तो बचेगा, या ऐसे भी लिख दो तो 1 तो बाहर ही आ जाएगा ना, √G, और यहाँ पे अपॉन, ये हमें अर्थ का ग्रेविटी पता ही है ना, 1/√G इफेक्टिव, ठीक है। तो रेसिप्रोकल मार दो, T1/T2 = G इफेक्टिव, √G इफेक्टिव ऊपर आ जाएगा, ये रेसिप, और √G समझ गया ना, ये रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा तो √G आ जाएगा। ये अभी तक तो ये कहानी आ रही है, अभी तक तो ये कहानी, जी इफेक्टिव जिसमें वैल्यू आपको गिवन है, जी इफेक्टिव वैल्यू गिवन है, T1 अगर मालूम पड़े तो तुम्हारा T2 तो आराम से निकल जाए, तुम्हें जी इफेक्टिव की वैल्यू पता है, तुम्हें जी की वैल्यू भी पता है, जी तो बाई डिफॉल्ट आर्थिक में जो वैल्यू है 9.8 वो ले सकते हो, जी इफेक्टिव तुम्हें दिया हुआ है 4.36, जी इफेक्टिव कितना है 4.36 दिया हुआ है। तो सर T2 तुम्हें निकालना है नया वाला, है ना, T1 मतलब अर्थ वाला, देखो अर्थ वाला मैंने सामने रखा था ना, और T2 के सामने मैंने जी इफेक्टिव रखा हुआ है, ठीक है, याद रखिए T1 यानी क्या हो गया, अर्थ में पेंडुलम का टाइम पीरियड हो गया, तो अर्थ में सेकेंड, यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, इस सेकेंड पेंडुलम का मतलब ये होता है कि अर्थ में उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, अर्थ में उसका टाइम पीरियड 2, तो T1 तुम्हें एक्चुअली दिया हुआ था, तो T1 तुम्हें 2 दिया हुआ है, T2 तुम्हें निकालना है, √4.36 और √9.8, बस इसको सॉल्व कर लेना, इसके इधर आएगा, इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा और आंसर निकाल लेना, ठीक है। इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, समझ गया ना, कि भाई टाइम पीरियड एक्चुअली T1 तुम्हें दिया हुआ था, कुल मिलाकर 2 सेकेंड तुम्हें दिया हुआ था, तुम्हें लग रहा था नहीं दिया हुआ लेकिन दिया था, सेकेंड पेंडुलम में अर्थ में उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है,
तो T1 इक्वल टू पाई एल बाई जी अपॉन, हमने कंपैरिजन जबकि निकालना था T2, तो आप चाहो तो वैसे भी कर सकते थे। T1 से जाते भाई, एल की वैल्यू नहीं पता थी, सबको उधर भेजते, एल की वैल्यू निकालते, फिर एल की वैल्यू यहाँ रख के जी की वैल्यू डालते और T2 निकालते। लेकिन इतना लंबा क्यों करो आप कभी भी है ना, बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे को डिवाइड करके करना सीखो कि एक दूसरे मैंने डिवाइड कर दिया। अब तुम इतना बड़ा लगा नहीं भी लगाते तो भी चलता, क्यों? क्योंकि T1 अपॉन T2, देखो कैसे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा T1 बाई T2, बाकी 2 पाई एल तो कॉमन है, तो हटा दो, फॉर्मूले से ही गायब कर दो, रेशियो से। अब T1 और अर्थ में ग्रेविटी से क्या रिलेशन है? इन्वर्स है, तो यहाँ पे अपॉन में अंडर रूट जी आ जाएगा, मतलब जी अर्थ वाली। T1 और इसमें क्या रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। देखो ना फॉर्मूला इसे देखो, ये T1 का और अंडर रूट जी, देखो अंडर रूट होल है ना, होल का मतलब होता है अंडर रूट एल अलग है, अंडर रूट जी अलग है। तो अंडर रूट जी और T1 में क्या इन्वर्स है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया इन्वर्स, यानी टाइम पीरियड और ग्रेविटी में इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो T2 के लिए भी फिर T2 अगर नीचे है तो यहाँ पे T2 का यानी जी इफेक्टिव मतलब नया वाला ग्रेविटी, इसका इन्वर्स ऊपर है, T1 बाई T2 डाला है, तो T1 के सामने जी मत है, T1 के नीचे, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो ऐसे भी कर लेते तो भी चल जाता। T2 की जी मैंने इसके ऊपर रखा, इन्वर्स लिखा, T1 के लिए इसका ग्रेविटी इन्वर्स लिखा मैंने, है ना। ऐसे भी करते तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पाई एल ये सब करने कहानी करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें मालूम है कि दोनों कंडीशन में ही 2 पाई तो कांस्टेंट हटा दो, दोनों कंडीशन में एल एल सेम है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन से करना सीखो। T1 में और ग्रेविटी में क्या रिलेशन है? अर्थ की 1 अपॉन अंडर रूट जी का रिलेशन है। T2 में वही है, सेम 1 मतलब दोनों में इन्वर्स है। तो T1 यहाँ लिखा तो उसका ग्रेविटी नीचे लिखेंगे, T2 नीचे लिख रहे तो उसकी ग्रेविटी ऊपर लिखेंगे। समझ गए? तो ये सब मैथ की एक बेसिक कैलकुलेशन समझना सीखो तुम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी इफेक्टिव पर लग रहा है मुझे। ए सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, एल तुम्हें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो डेटा डालते हुए जाएंगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग क्या करो, वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूरा पढ़ना सीखो, ज़रूरी होता है। माइंड में एक माइंड मेकअप होता है क्वेश्चन को इमेजिनेशन करने में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे चलो दिख रहा है, ठीक है। दिया हुआ है एल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड में दिया, तो एक काम करते हैं डिवाइड बाई 100 करके इसको मीटर कर ही लो, ज़रूरत पड़ेगी। सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ लिफ्ट, एक लिफ्ट है, ये इस तरह पेंडुलम लटका हुआ, लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर की नीचे, विच इज राइजिंग अप, ऊपर जा रही है, विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड तुम्हें निकालना है भाई। टाइम पीरियड फॉर्मूला हमें मालूम है सर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं सर। क्या फॉर्मूला टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल दिया हुआ है, हाँ एल भी दिया हुआ 0.2 एल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जी याद रखो, यहाँ पे जी याद रखो, जी इफेक्टिव होगा, जी इफेक्टिव, ठीक है ना। कभी भी हाइट, किसी हाइट में चले गए अर्थ के, तो वो बेस जो नॉर्मल हमारी जो ग्रेविटी अर्थ के सरफेस वाली वो नहीं लगेगी। बहुत ज़्यादा हाइट में चले गए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए, या फिर एक्सेलरेट ऊपर नीचे हो रहे हो लिफ्ट में, तो ग्रेविटी तुम्हारी बदल जाएगी। तो याद करो, ज़रा सा याद करो, याद करो। पावर वाले में मैंने चीज़ सिखाई थी कि जब अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जी प्लस ए हो जाएगा। तुम्हें वजन ज़्यादा लगने लगेगा। अगर कोई वेट मशीन है, तुम खड़े हो और लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट क्या जा रही है? ऊपर जा रही है, तो वेट तुम्हारा मशीन में ज़्यादा बताएगा। क्यों? क्योंकि प्लस एक्सेलरेशन हो गया, प्लस क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। तो ग्रेविटी अपवर्ड में बढ़ जाएगी, जी प्लस ए हो जाएगी। ये मैंने सिखाया था। अपवर्ड होगा तो जी प्लस ए होगा, डाउनवर्ड होगा तो जी माइनस ए होगा, याद रखना। तो जी प्लस ए कर दिया, बाकी कहानी सेम है भाई। एल तुम्हें पता ही है, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटी तो पता ही है 9.8, तुम्हें दिया ही हुआ है एक्सेलरेशन 9.8 प्लस 3, या ग्रेविटी 9.8 ही ले लो बाई डिफॉल्ट, दी नहीं है तो 9.8 ले लो। 3 मीटर तो 9.8 प्लस 3, और एल की जो वैल्यू दी है 0.2 डाल के 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या लोगे? बोलो, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है ना। वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो अपवर्ड के लिए ग्रेविटी जी इफेक्टिव लोगे, जी प्लस ए में लोगे अपवर्ड में। डाउनवर्ड होता तो जी माइनस ए कर देते। आगे बात समझ में, ठीक है। तो फॉर्मूला बिल्कुल पक्के रखना, फॉर्मूले बहुत ज़रूरी होते हैं फिजिक्स को हमें सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल को।
तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इंक्रीज बाई 20। चलो ये वाला आप लोग खुद कर लेना, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। स्प्रिंग बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो 26 है। सीधा सीधा दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो लेंथ ऑफ स्प्रिंग इंक्रीज बाय 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक्स जो तुम्हें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, व्हेन 1 किलोग्राम बॉडी इज सस्पेंडेड, एम तुम्हें दिया हुआ है 1 किलोग्राम। डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट चाहिए यार तुम्हें। देखो फोर्स का फॉर्मूला तुम्हारा स्प्रिंग से देख लो, के इंटू एक्स है, आ गया, माइनस के एक्स। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहे हो तो के इंटू एक्स भी कर सकते हैं। तो अब देखो डाल लेना, 20 सेंटीमीटर है, इसको तुम साई में बदल देना, 20/100 में बदल लेना, ठीक है। और जी तुम 9.8 मार दो अगर जी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट ऑफ दिस, के तुम्हें पता करना है, तो इसको तोड़ लेना एम इंटू जी में। किसमें तोड़ लेना, एम इंटू जी। लाओ यार करा देता हूँ। देखो तुम्हारा फोर्स और स्प्रिंग से रिलेटेड था फॉर्मूला, यही वाला मार दो। के पूछ रहा है माइनस के बाई एक्स, फोर्स के तुम एम इंटू जी में तोड़ दो। क्यों तोड़ दो एम इंटू जी में, क्योंकि मास से दिया हुआ है, तुम्हें कोई पर्टिकुलर फोर्स न्यूटन में नहीं दिया, 1 किलोग्राम मास में दिया हुआ है, तो ठीक है। तो के पूछ रहा है, चलो के निकाल लेंगे, इंटू एक्स, यानी कि जो स्प्रिंग इंक्रीज हुई है, ऐसे बढ़ाया हमने स्प्रिंग को, खींचा तो कितना 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर, तो 0.2 इधर आएगा। एम मास कितना 1 किलोग्राम है ना, तो 1 इंटू 9.8 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। कांस्टेंट पूछा तो बाद में माइनस तुम चाहो तो हटा देना, तो 0.2 और डिवाइड बाई 9.8 करोगे तो ये हटा दो, तो 98 डिवाइड बाई 2 आएगा, 49 आ जाएगा। ठीक, 49 आ गया, देखो है ना, 49 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये के की वैल्यू आ गई। अब ये माइनस क्यों होता है, क्या मालूम है ना, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा होता है, खींच हम इधर नहीं, इसलिए माइनस साइन हमें देना पड़ता है। तो फिलहाल तो तुम्हें मैग्नीट्यूड पूछा तो कोई दिक्कत नहीं थी तुम्हें, समझ गया ना, समझिए। एफ इज इक्वल एफ को एम इंटू जी में तोड़ना, जहाँ जाए देखिए वहाँ दिमाग में रखा करो बात, एम इंटू जी में तोड़ सकते हैं, एम इंटू ए में तोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं कि यार फोर्स कहाँ है, फोर्स कहाँ है, न्यूटन कहाँ पर है, खाली दिमाग खराब करो तुम लोग अपना, ठीक है ना। दूसरी भी चीज़ें पूछी गई थी क्या इसमें, इसमें और भी पूछे कि इफ़ द बॉडी इज पुल डाउन स्लाइटली एंड देन रिलीज व्हाट विल द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन। तो मैं टाइम पीरियड पूछा गया है स्प्रिंग के हिसाब से, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला तुम क्या दे दोगे स्प्रिंग के लिए, टाइम पीरियड। तो देखो के तुम्हारा आ ही चुका है, तो 2 पाई अंडर रूट एम के से लगा देना, एम तुम्हें 1 दिया हुआ है, के आ गया तुम्हारा 49, 1/4 1/7, 1/7 2 इंटू 3.14, 147 के आसपास आ रहा है, हाँ ठीक है, आ जाएगा, ये वाले फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें मालूम 1 के जी है, और के तो तुमने निकाल ही लिया है, के तो तुमने निकाल ही लिया है, तो यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लेना, ठीक है। स्प्रिंग की है तो ये देखो स्प्रिंग के लिए है ये फॉर्मूला, याद रखना, ये तुम्हारा पेंडुलम का है, ठीक है ना। पेंडुलम के लिए, पेंडुलम एंड टनल के लिए भी यही लगेगा, पेंडुलम के लिए लिख लेना तुमने कहीं पर, पहले फॉर्मूले मैंने लिखवाया हुआ है। और क्या पूछ रहे हैं, इफ़ दिस बॉडी अलॉन्ग विद द स्प्रिंग एग्जीक्यूट एस एच फ्रिक्शन व्हाट विल द टाइम पीरियड। तो फ्रिक्शन लेस ही हमने लिया हुआ 0.9 सेकेंड ही है, वही मान के चल रहे हैं। नहीं देखो द फोर्स कांस्टेंट वेट लेस स्प्रिंग इज फोर्स कॉन्जेंट के तुम्हें दिया, देखो ये थोड़ा ध्यान दिया करो। देखो एक बात याद रखना, मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, कि फिज़िक्स और मैथ में जो तुम्हें इंग्लिश दिया होता है ना, इंग्लिश की जो भी राइटिंग तुम्हें दिया हुआ है, जो लैंग्वेज तुम्हें दी गई है, जो भी स्टोरी तुम्हें दी गई है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेस फॉर्म में दी होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन एकदम बड़ा बड़ा नहीं दिया रहता है, पूरी कहानी तुम्हें समझाए। तो इसमें इतने टेक्निकल वर्ड यूज़ होते हैं, ग्रामेटिकली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हर एक वर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। इसको तुम ऐसे ही मत स्किप कर दो, जैसे हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो कुछ कुछ चलो आ गया कि हाँ वो आ गया, यही लिखा होगा, या हम लोग फीलिंग समझ जाते हैं,
कि क्या है स्टोरी या क्या आखिरी आखिरी के सेंटेंस पढ़ते हुए नहीं समझ लेते हैं आगे क्या है। लेकिन इसमें फिज़िक्स की अगर आप लैंग्वेज पढ़ो जो इंग्लिश में दी हुई है, या मैथ को एक्सप्रेस करने के लिए जो लैंग्वेज दी जाती है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ रहे तो लोग इंग्लिश को ही समझेंगे, तो इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कि हर एक वर्ड की, हर एक लेटर की एक कॉमा, एक फुल स्टॉप या एक कॉमा या एक तुम्हें डबल इन्वर्टेड कॉमा दिए हुए हैं या एपोस्ट्रोफे दिया हुआ है, तो इसकी बहुत मीनिंग होती है कि इसको इंग्लिश पढ़ने में। तो बहुत मतलब उससे पढ़ा करो टेक्निकली, एक एक वर्ड को लिया करो, वैल्यूबल मतलब होता है वो, समझना होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो द फोर्स कांस्टेंट, अब जल्दी बच्चे फोर्स पढ़ लेते हैं। नहीं, द फोर्स कांस्टेंट में के की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? के की बात हो रही है। तो के तुम्हें दिया हुआ है 16 न्यूटन पर मीटर। तो के की यूनिट भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए, 16 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। एम दिया हुआ है तुम्हें 1 kg। मैंने कहा ना, मैंने देखो सिर्फ फॉर्मूले से मैंने टाइम दिया था अच्छा खासा। क्वेश्चन कितना तेज़ी से मैं करा रहा हूँ, डेटा लिख रहा हूँ, फॉर्मूला मार रहा हूँ, डेटा लिख रहा हूँ, फॉर्मूला मार रहा हूँ। सस्पेंडेड बाई द बॉडी इज पुल डाउन थ्रू 5 सेंटीमीटर। एक्स मतलब जो होता है ना पुल डाउन, जब हमने स्प्रिंग को पुल किया उसे बोलते हैं एक्स। 5/100 5 सेंटीमीटर है, तो 0.05 मीटर कर दो क्योंकि तुम्हारी साइड में कहानी चल रही है। एंड द फिर पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ द बॉडी, तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन और टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भाई बहुत पक्के से हमें पता है कि 2π√m/k होता है। m दिया, हाँ सर दिया, k दिया, हाँ सर दिया हुआ है। 2π 2 × 3.14, बट टाइम पीरियड निकाल लेना। देखा ना, देखो यही सब आने वाला है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड नहीं देंगे, यही सब आएंगे, ठीक है। इसका पूछा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बताओ, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के मालूम मैंने क्या कहा था? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कह लो या टी कह लो या के कह लो, सब बात एक ही है। क्योंकि जब मैक्सिमम वर्ड यूज हो गया तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब के जीरो, मैक्सिमम टोटल एनर्जी मतलब या तो पी या तो कहीं कोई एक जीरो, ठीक है ना। मैक्सिमम के मतलब पोटेंशियल जीरो, ऐसे समझो। तो फॉर्मूला मैक्सिमम एनर्जी के लिए एक ही मारा करो, ये वाला 12m ω² A², खत्म बात। अगर मैक्सिमम वर्ड है तो याद रखना मैक्सिमम। मैंने क्या कहा था अभी मैंने इंग्लिश का एक लेक्चर दिया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एक वर्ड को, मतलब कितना कॉम्प्रेस फॉर्म में उन्हें लिखना होता है। जो भी एक्सपर्ट लोग क्वेश्चन बनाते हैं उन्हें बहुत कॉम्प्रेस फॉर्म में लिखना पड़ता है। भाई हमारा काम ही क्या है मालूम है? हमारा काम क्या है? फॉर्मूले समझाने के बाद क्वेश्चन को, एक्चुअली मैं इंग्लिश समझा रहा हूँ आपको, कहीं ना 50% मैं इंग्लिश समझा रहा हूँ आपको। ये इतनी टेक्निकल बात मैंने बताई, आप लोग को थोड़ी सी हो सकता है ये सोचो अरे यार सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत टेक्निकल बात बताई कि मैं अगर एक क्वेश्चन में टाइम ले रहा हूँ तो आधा टाइम मुझे इंग्लिश को हिंदी में समझाने में लगा, मतलब ऐसे नहीं कहेंगे इंग्लिश टू हिंदी, बट हाँ एक्सप्लेनेशन करने में लग रहा है उस लैंग्वेज को। तो 50% मेरा टाइम इसी में लग रहा है कि आपको मुझे उसकी इंग्लिश समझानी पड़ रही है, फिजिक्स में कन्वर्ट करनी पड़ रही है इंग्लिश को, आधा टाइम इसी में लग रहा है मुझे। बाकी मैं कुछ भी मैंने नया नहीं किया है, सिंपल फॉर्मूलेज हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा मैक्सिमम, अब ऐसे ही नहीं पढ़ देना हाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं, अगर लिखा है मैक्सिमम तो इसका एक अपने आप में बहुत बड़ा मतलब हुआ, बहुत बड़ा मतलब हुआ। मैक्सिमम की बात आ गई मतलब टोटल एनर्जी की बात हो गई। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई प्लस पी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई प्लस पी। अगर मैक्सिमम है तो कोई दो में से कोई एक जीरो मान लो, कोई एक जीरो होगा। या वेलोसिटी जीरो है मतलब पेंडुलम जाके रुक गया, मतलब पी भरा हुआ है। अगर बिल्कुल मीन पोजीशन में है तो पी जीरो है, के ही भरा हो, वेलोसिटी बहुत हाई है, कोई भी एक ही रहेगा। तो टी इज इक्वल टू के भी हो सकता है, टी इज इक्वल टू पी भी हो सकता है जस्ट। और दोनों के लिए ही फॉर्मूला हमारा क्या है बोलो, 12m ω²A², ये फॉर्मूला है ना। तो ये फॉर्मूला है, दूसरा एक और भी तो है सर, हाँ mv² भी तो दे सकते हैं, हाँ ये भी दे सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि v की जगह ही तो मैंने ω/a को होल स्क्वायर में ओपन किया था। हाँ सर चलो देखते हैं कौन सा लग रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास इनफ है। तो यहाँ से फिलहाल हमने टाइम पीरियड टी तो निकाल ही लिया, टी तो हमने निकाल ही लिया, ठीक है। अगर आप ये समझो कि पुल डाउन थ्रू 5 सेंटीमीटर, क्या इसका मतलब एम्पलीट्यूड नहीं हो रहा है? चैप्टर डिटेल में अगर पढ़ा है ना आप लोगों ने और याद है तो समझोगे चीज़ों को। आप फिर ऐसा आपको गलतफहमी ना हो
कि सर जो समझा रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये गलत फहमी है तो ये गलती आप लोगों की, आपने डिटेल्स लेक्चर की प्रैक्टिस नहीं की, ये आपकी गलती है, फिर मेरी गलती नहीं है। मैं बस बहुत ठीक ठाक समझा रहा हूँ, ठीक है ना। काफ़ी टाइम मैं एक्सप्लेनेशन में ले रहा हूँ, कैलकुलेशन आखिरी कर ही नहीं रहा हूँ, और अच्छा खासा टाइम मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डिटेल में नहीं आता है। देखो भाई ये स्प्रिंग है, हमने यहाँ 5 सेंटीमीटर खींचा, ऐसे मैक्सिमम यहीं तक खींचा। अब खींचने के बाद जब वापस जाएगी अपने पोजीशन रिस्टोर करेगा स्प्रिंग, तो वो एसएचएम होने लगेगा या आगे पीछे होने लगेगा। जहाँ तक तुमने खींचा है, क्या स्प्रिंग सेकेंड राउंड में जब वापस आएगी क्या उसके आगे चली जाएगी? नहीं। अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो ये ऐसे होता ही रहेगा, एसएचएम होता रहेगा। लेकिन मैक्सिमम जहाँ तक तुमने खींच के छोड़ा है बस वहीं तक जाएगा, जहाँ तक तुमने खींच के छोड़ा है स्प्रिंग को, ठीक है। फिर वहीं तक ही उसकी फाइनल पोजीशन रहेगी। मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब मैंने बहुत अच्छे समझाया हुआ है। मैक्सिमम जो इस एसएचएम में जो मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है, इसे पेंडुलम में मैक्सिमम यहाँ तक के गया, मतलब एम्पलीट्यूड है। भाई ये जो 5 सेंटीमीटर तुमने खींचा है ना, एक्चुअली में ये एम्पलीट्यूड है। कितना छुपा हुआ था, छुपा रुस्तम निकला ना। तो कुल मिला के तुम्हें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। तो एक काम करेंगे यार, ये वाला फॉर्मूला वाला वेलोसिटी चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो तुम, घुमा फिरा के निकाल तो सब लेंगे हम लोग। बट ये करो, क्यों एम दिया हुआ है, हाँ सर एम तो दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, हाँ सर एम्पलीट्यूड 5 मतलब 0 पॉइंट जो भी है 0.05 का होल स्क्वायर लगा देंगे। ओमेगा सर ओमेगा दिया ही नहीं। अरे भाई तुम्हें टाइम पीरियड मालूम पड़ा है, मतलब ओमेगा मालूम पड़ गया। बिल्कुल दिमाग में रख लो, अगर मुझे टाइम पीरियड पता है मतलब मुझे ओमेगा भी पता है, ये तो दिमाग में डाल ही लो। हाँ ये बात सच है। कैसे? जब टाइम पीरियड मालूम पड़ जाएगा, ओमेगा चाहिए रहेगा, तो ठीक है ना, ओमेगा यहाँ रख के नीचे टाइम पीरियड मार लेना, निकाल लेना। भाई हम स्प्रिंग से एसएचएम में आ गया, एसएचएम होने लगा, एसएचएम का है टाइम पीरियड, स्प्रिंग में एसएचएम होने लगा, तो बस ओमेगा भी आ जाएगा। लो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सब तो आ ही गया, तो लो टी आ गया। कितना इजी था यार, सीधा सीधा फॉर्मूला मार रहा हूँ मैं। और ये लैंग्वेज है ना इंग्लिश की, वो मैं समझा रहा हूँ, मैक्सिमम का मतलब मुझे समझाना पड़ रहा है, सोचो ज़रा सा। तो वही मैंने कहा कि इतनी कॉम्प्रेस होती है ये लैंग्वेज, क्योंकि एक्सपर्ट जो होते हैं बहुत ही मतलब टेक्निकली उन्हें लिखना पड़ता है, पूरी पूरी स्टोरी नहीं लिख सकते हैं। बुक कितनी मोटी हो जाएगी, फिर कितनी मोटी बुक हो जाएगी कि पूरा पूरा समझाने लगेंगे क्वेश्चन को, वो तो हमारा काम है, ठीक है कि नहीं। तो इस चीज़ को समझो। तो वो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जब पढ़ा करो क्वेश्चन को, तो एक एक वर्ड को, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर है, देखो कितना बड़ा अपने आप में मीनिंग है कि अगर तुमने यही यूनिट कन्वर्ट नहीं की, पूरा आंसर ही गलत। सोचो ये जस्ट छोटा सा CM कितना बड़ा वैल्यू कैरी कर रहा है, कितनी बड़ी वैल्यू कैरी कर रहा है। 16 न्यूटन की 16 न्यूटन मीटर पर मीटर, 16 न्यूटन होता तो फोर्स कहते हैं, लेकिन 16 न्यूटन पर मीटर मतलब फोर्स कांस्टेंट के कहेंगे हम इसे। इज इट क्लियर? तुम लोग को मालूम है, मुझे लगता है कि सॉल्यूशन में कम और समझाता ज़्यादा हूँ, मतलब साइड की बातें। बट ठीक है, ये इससे क्या होगा मालूम है, टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन माइंड है ना डेवलप होगा आप लोगों का आगे के लिए, आगे कंपटीशन के लिए माइंड है ना डेवलप होगा कि हाँ ये मैं मालूम आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि सोचो कैसे, क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लो, फिर क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए आप फटाफट करने लगोगे, ठीक है ना। तो अप्रोच बहुत ज़रूरी, क्वेश्चन को सोचना कैसे है उसको, ये ज़रूरी है। ओके नेक्स्ट, व्हेन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज ऑल्टर्ड बाय 0.1 मीटर, मतलब वही हमने खींचा, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग दिस चेंजेस बाय 0.5 जूल, फाइंड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो यार तुम्हें क्या दिया हुआ है, तुम्हें टी मुझे लग रहा है दिया हुआ है ना, पोटेंशियल, हाँ टी दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्ड है ना, तो भाई इसको टी ही समझो, ठीक है ना। तो आ जाओ टी पर, और क्या क्या है, व्हेन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग दिस इज टोटल एनर्जी तुम्हें दिया, फाइंड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो के से तुम्हें एनर्जी को रिलेट करना है, एक्स को रिलेट करना है, कुल मिला के फोर्स का जब तुम फॉर्मूला डालोगे, फोर्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मैंने लिखा नहीं, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ पर भी प्लस के एक्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, हाँ ठीक है, तुम्हें के निकालना है,
के तुम्हारे पास तो है ही नहीं, एक्स तुम्हारे पास है, फोर्स मिल जाए तो काम बन सकता है, ये कहानी थी। फोर्स कहीं से मिल जाए तो काम बन सकता है, ठीक है। यार एक काम करते हैं, पी का यार हमारे पास तो अगर स्प्रिंग से रिलेटेड कहानी है तो यार पी का मेरे पास ज़बरदस्त फॉर्मूला रखा हुआ है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये है, रखा हुआ है फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये मार लो ना, अगर के और एक्स वाली बातें हैं तो ये मार लो ना, क्या दिक्कत है आपको? पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें दी हुई है, ये भी सही लग रहा है। तो हमने मारा पी ई इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। पी तुम्हें दिया हुआ है, एक्स तुम्हें दिया हुआ है, के तुम्हें निकालना है। तो 0.5 आ गया, 0.5 और 0.1 का होल स्क्वायर, और 2 इधर आ जाएगा, 0.5 इंटू 2 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के। ठीक है, ठीक है। यहाँ से जाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उधर से जाने में दिक्कत हो रही थी हमें, इस फॉर्मूले से जाएंगे हम लोग। चलो इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो कितना आ रहा है। क्या आंसर 100 न्यूटन पर मीटर आ रहा है, तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। मैंने चेक कर लिया है, चेक कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ मास एम सस्पेंडेड बाय आइडियल स्प्रिंग। तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड दिया हुआ है, मास एम दिया हुआ है, मतलब नहीं दिया हुआ है। इफ़ एन एडिशनल मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड द टाइम पीरियड इज इंक्रीज बाई 1 सेकेंड। तो नया जो टाइम पीरियड होगा वो पुराने टाइम पीरियड से t+1 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। ये आप लोग खुद करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ए 2 kg body is suspended by a spring when in addition to it another body 300 kg is suspended. The spring further stretched by 2 centimeter, ठीक है। इफ द सेकेंड बॉडी इज रिमूव द फर्स्ट बॉडी इज मेड टू ऑस्किलेट देन व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, हो ये रहा है, हो ये रहा है कि जब 2 किलो बॉडी पहले से थी, उसमें एक बाई डिफॉल्ट स्प्रिंग समझो 2 किलो की थी, ऐसे सोच लो 1 मिनट के लिए। इसमें हमने कितना डाला, 300 ग्राम, 300 ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। 300 ग्राम और वजन लगाया, वजन लगाया और हटा दिया, वजन लगा के हटा दिया, है ना। स्प्रिंग थी, हमने वजन इस पर लगाया तो थोड़ी स्प्रिंग स्ट्रेच भी होगी, जब हटा लेंगे तो वो ऐसे चिम करने लगेगा। वजन लगाया हटाया, वजन मतलब वेट, वेट मतलब m/g फोर्स। हाँ, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि कुछ फोर्स लगा के, फोर्स हमने लगाया और हटा लिया फोर्स, और बॉडी क्या ऐसे चिम करने लगी। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है ना। एक वजन लगाना मतलब ठीक है, एक तरीके से फोर्स लगाना, है ना। m/g में ले सकते हो, बस ये m को है ना किलोग्राम में बदल लेना, m को किस में बदल लेना, किलोग्राम में बदल लेना। तुम्हें m दिया हुआ है, कुल मिलाकर समझो फोर्स दिया हुआ है, ये दिमाग में रखना। तुम्हें मास दिया है मतलब फोर्स तुम्हें दिया हुआ 9.8 से तो मल्टीप्लाई करके फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम्हें x भी दिया हुआ है, टाइम पीरियड निकालना है तुम्हें। तो टाइम पीरियड के लिए तुम ये फॉर्मूला मार सकते हो 2πm/k। m तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। के तुम्हें निकालना पड़ेगा। के कहाँ से निकालोगे, के तुम निकालोगे ये वाले फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से के निकालोगे। फोर्स मतलब m/g, फोर्स मतलब क्या हुआ, m/g। m भी दिया हुआ है और g तुम्हें मालूम ही है। x कितना डिस्प्लेस हुआ है, 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदल लेना। x दिया हुआ है तो यहाँ से मिल जाएगा k, ठीक है। के का तुम माइनस अभी हटा देना तो के मिल जाएगा तुम्हें, के मिल जाएगा। तो m दिया हुआ है, के दिया हुआ, टाइम पीरियड निकाल लेना। देखा कितने आराम से हो जाएगा ये, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31, 10 kg बॉडी सस्पेंडेड बाय एन आइडियल स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट के दिया हुआ है 250 न्यूटन पर मीटर। मास, चलो डेटा तो पुट करो भाई, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करो। मैं बार बार एक चीज़ नहीं बताऊंगा,
जब मैं आ रहा हूँ नए क्वेश्चन में, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ लो, पहले मन में पढ़ो, मन में पढ़ो, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन तोड़ तोड़ के इन्फॉर्मेशन लिख रहा होता हूँ, ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है ना। मैंने मन में पढ़ लिया है क्वेश्चन, आप भी पढ़ लो, ठीक है ना। कैलकुलेट द टाइम पीरियड, एम के दिया हुआ है तो टाइम पीरियड नहीं आएगा क्या? आराम से आ जाएगा यार, एम और के तो दिया ही हुआ है भाई, क्या फॉर्मूला है 2 पाई एम के टाइम पीरियड का, ठीक है। ये द बॉडी डिस्प्ले डाउनवर्ड 30 में दे दिया गया है आपकी बार 0.3 मीटर, एक्स दिया हुआ, रिलीज विद द स्पीड इट विल पास, वॉट द स्पीड विल इट पास थ्रू इट्स मेन पोजिशन। हाँ, ये तुम्हें बताना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा मुझे ठीक से। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि टाइम पीरियड निकालो, ठीक है। बाद में बोल रहा है इफ़ द बॉडी इज डिस्प्लेस डाउनवर्ड बाई 30 सेंटीमीटर, मैं 30 सेंटीमीटर खींच दूँ तो ये क्या करेगा, तेजी से, अगर जैसे मैं छोड़ूंगा तेजी से ऊपर जाएगा, ये स्प्रिंग है ना भाई, ये स्प्रिंग है, ऊपर जाएगा। जब तेजी से ऊपर जा रहा है, जो तेजी से ऊपर जा रहा है, वो तेजी मतलब वो स्पीड मांग रहा है कि मीन पे बताओ, यानी कि वी मैक्स बताओ, मीन पे बताओ, मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, वी मैक्स। याद रखो ये सब चीज़ें, अभी मैंने समझाया है क्या, कि ये बहुत कॉम्प्रेस फॉर्म में लिखा होता है, एक एक वर्ड का बहुत ज़बरदस्त मीनिंग होती है। वी मैक्स की बात हो रही है, वी मैक्स की बात हो रही है। देखो यार तुम मतलब आंखों में हो गया क्वेश्चन, आंखों में कैसे, वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, ये मतलब एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, हाँ 0 जो तुमने खींचा है ना डाउनवर्ड 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर, हाँ दिया, ओमेगा दिया है सर, ओमेगा तो नहीं दिया है, लेकिन भाई तुमने टाइम पीरियड निकाल लिया है, टाइम पीरियड से ओमेगा निकाल लोगे, है ना, ओमेगा तो 2 पाई/t, नीचे टी मार देना, जो भी टी का इसका आंसर आएगा, ख़त्म ना खेल, ख़त्म खेल, ठीक है ना। ओमेगा आ जाएगा इंटू बाई वी मैक्स निकाल लेना, समझिए सर। देन व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, टोटल एनर्जी अगर आए तो टोटल एनर्जी के लिए भाई या तो पी वाला वो फॉर्मूला, अब डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक तो ये है 1/2kx², ऐसे भी डाल सकते हो, या फिर तुम्हारा ये टी हाफ एम वी वाला ले लो यार, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम बोला ही है ना, काहे के लिए पोटेंशियल में जा रहे हो, जबकि बात एक ही आएगी, लेकिन तुम ये वाला ले लो हाफ एम v² मैक्स, वी मैक्स तुम्हें मालूम पड़ गया, वी मैक्स तुम्हें मालूम पड़ गया, ठीक है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, मतलब बहुत इजी होते हैं और 3-4 पार्ट में बटे रहते हैं, और हमें लगता है कि बहुत टफ है, देखिए कितने ईजी हो रहे हैं, 3-4 पार्ट में बटे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, याद रखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इजी एक ही क्वेश्चन में इजी चीज़ें 3-4 पार्ट में पूछ लेते हैं, तो तुम्हारी नॉलेज चेक हो जाती है एग्जामिनर के सामने, ये क्वेश्चन पेपर जिसने बनाया है। हाउ मच टाइम इट टेक रीचिंग द मीन पोजीशन फ्रॉम इज द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो ये बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़बरदस्त है, बात समझना। पेंडुलम की कहानी ले लें 1 मिनट के लिए। देखो कितने चक्कर होते हैं बताओ, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 चक्कर होते हैं। इन 4 चक्कर को ही टाइम पीरियड बोलते हैं, इन 4 चक्कर को ही क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके सर, अब देखो क्या बोल रहा है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स इट रीचिंग इट्स मीन पोजीशन फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है कि जब मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ उसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, यानी कि सिर्फ 1 चक्कर का बताओ। एक्चुअली मैं चक्कर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चक्कर वर्ड में चक्कर में तुम ऐसे ले लोगे तो एक चक्कर 4 स्लॉट बन जाएगा। देखो 1 स्लॉट ले लो, 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 स्लॉट, ये 4 स्लॉट में एक चक्कर पूरा होता है अगर डिटेल वाला लेक्चर पढ़ोगे तो। 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री, यही साइन और कॉस में बताया था मैंने। कह रहे हैं कि इतना सा बताओ, यानी कि टोटल स्लॉट कितने टाइम, अगर मैंने बोला टाइम पीरियड जो हमने फॉर्मूला निकाला था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई/2 ठीक है। तो ये टाइम पीरियड किसके लिए था, कितने स्लॉट के लिए था, 4 स्लॉट के लिए था, पूरा 4, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे गया ऐसे आया ऐसे गया ऐसे आया, ये हुआ पूरे 4 स्लॉट के लिए। और तुम्हें टाइम कितने देर के लिए पूछ रहे हैं, कितनी देर के लिए, सिर्फ 1 स्लॉट का। यानी जो भी टाइम पीरियड आ चुका है तुम्हारे पास, जितना भी आया अभी टाइम पीरियड जो भी निकाला आपने फॉर्मूले से, डिवाइड बाय क्या कर लोगे, 4 कर लोगे, है ना। तो समझने की चीज़ें देखो कितनी है। अगर यही बोलता क्या कि बताओ कि मैक्सिमम से एक मैक्सिमम दूसरे मैक्सिमम तक कितनी देर लगी, यानी कितने स्लॉट पूरे किए उसने, 1 2, जैसे पूरा टाइम पीरियड आया 10 सेकेंड, और यहाँ पूछ रहा है कितने के लिए, सिर्फ 2 के लिए, मतलब 4
स्लॉट की टाइमिंग, एक टाइम पीरियड मतलब 4 स्लॉट के बराबर। एक टाइम पीरियड मतलब 4 स्लॉट, एक टाइम पीरियड मतलब 4 स्लॉट। कितना पूछ रहा है? 2 स्लॉट, मतलब आधा पूछ रहा है अगर, तो डिवाइड बाई 2 कर देना। यहाँ पे सिर्फ एक स्लॉट पूछ रहा था और टाइम पीरियड का मतलब होता है 4 स्लॉट, तो सिर्फ एक का पूछ रहा था, डिवाइड बाई 4 कर दिया। समझो पूरे में लग रहा है 12 सेकेंड, तो देखो कैसे 3 3 3 3, समझ जाओ 12 डिवाइड बाई 4 3 सेकेंड। समझे समझे कितना इजी था। अब ये 2 क्वेश्चन में बचे हुए हैं और मैंने आपको अप्रोच दे दिया है किस तरीके का डेटा डालना है, फॉर्मूले को दिमाग में लाना है, किस फॉर्मूले से क्या है करेक्शन डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है।